हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपकी कक्षा 7 में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला से हमारा समाज और पर्यावरण। आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 9 और पाठ 9 में हम सीखेंगे पृथ्वी पर जीवन। जी हाँ, पृथ्वी पर जीवन ये हम करेंगे आज पाठ 9 में। सबसे पहले है भूमिका, जैवमंडल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, वन और वन्य जीवन। इसके बारे में आज हम जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। जैवमंडल, मानव जैवमंडल का महत्वपूर्ण अंग है। मानव के साथ साथ जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े तथा पेड़ पौधे भी जैवमंडल के अंग हैं। हालांकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है, परंतु इस परिवर्तन करने की क्रिया में उसने प्राकृतिक पर्यावरण को हानि पहुंचाई है और पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। मानव जनसंख्या तथा आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी अधिकतम प्रयोग हुआ है। औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण हुआ है। बहुत से पेड़ पौधों तथा जानवरों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। अत्यधिक संख्या में पेड़ों के कटने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। औद्योगिक तथा शहरी कूड़े को जल स्रोतों में फेंकने के कारण जल प्रदूषित होता है। खनिज ईंधन की बढ़ती हुई मांग के कारण कोयला और खनिज तेल भी समाप्त होने की कगार पर हैं तथा इनका प्रयोग आधुनिक परिवहन के साधनों तथा फैक्ट्रियों में होने के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ गया है। और अब है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जैवमंडल के महत्वपूर्ण घटक हैं। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के बड़े और छोटे पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ इत्यादि आते हैं जो स्वयं प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। सभी प्रकार के जंगली जीव, पक्षी तथा कीट इत्यादि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा और ऊर्जा की सहायता से स्वयं उत्पन्न करते हैं। वे सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए पौधों को उत्पादक कहा जाता है। अन्य जीव उपभोक्ता कहलाते हैं, जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। उन्हें परपोषी कहते हैं। मानव पेड़ पौधों और जानवरों दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विभिन्न जीवों के मध्य भोजन संबंधी अंतर संबंध होता है। उदाहरण के लिए शाकाहारी जीव घास और पेड़ पौधे खाते हैं तथा मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होने को क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न जीवों के अंतर संबंध ही प्राकृतिक संतुलन या पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं। पृथ्वी पर वनस्पति और वन्य जीवों का वितरण प्राथमिक रूप से जलवायु पर निर्भर करता है। मृदा, स्थलाकृति तथा जल प्रवाह अन्य कारक है। भौतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले सभी जीव मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन? भौतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले सभी जीव मिलकर। दूसरे शब्दों में पारिस्थितिक तंत्र वनस्पति जगत, प्राणी जगत और भौतिक वातावरण जिसमें वह रहते हैं, तीनों को मिलकर बनता है। मानव पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य अंग है। वनस्पति जगत में जंगल, घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ और टुंड्रा वनस्पति इत्यादि आते हैं। जंगल अधिकतर वहीं उगते हैं जहाँ जल की पर्याप्त व्यवस्था होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं।
टुंड्रा वनस्पति केवल ठंडे प्रदेशों यानी ध्रुवीय प्रदेशों या ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। और अब हम पढ़ेंगे वनों के बारे में, हम जानकारी लेंगे। वन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सदाबहार वन और पतझड़ वन। ये वन अधिक वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, विशेषकर भूमध्य रेखा के समीप वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन मुख्य रूप से अमेज़न की घाटी यानी दक्षिणी अमेरिका और जायरे की घाटी यानी कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत में ये वन पश्चिमी तट तथा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूहों में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे भी अधिक ऊंचाई तक के होते हैं। ये वृक्ष बहुत घने होते हैं क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन वृक्षों में पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए ये वन हमेशा हरे दिखाई देते हैं। इनमें कठोर लकड़ी वाले वृक्ष जैसे महोगनी, एबोनी, रोजवुड इत्यादि प्रमुख हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन भी कहा जाता है। और अब हम पढ़ेंगे पतझड़ वाले वन। पतझड़ वाले वन कौन से होते हैं बच्चों? इस प्रकार के वन संसार के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष मध्यम ऊंचाई के होते हैं। शुष्क ग्रीष्म ऋतु में ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तथा मानसूनी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। भारत में इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय की निचली पहाड़ियों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी तट के पूर्वी भागों पर पाए जाते हैं। और शुष्क पतझड़ वाले वन प्रायद्वीपीय पठारों और बिहार के मैदानी क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्षों की मुख्य प्रजातियां हैं कौन कौन सी? टीक, शीशम, बांस, साल, चंदन, सागवान इत्यादि। ये वन निर्माण क्रिया के लिए उपयुक्त लकड़ी, मतलब निर्माण कार्य के लिए इनकी लकड़ी जो होती है वो उपयुक्त, सबसे अच्छी मानी जाती है। और अब हम पढ़ेंगे घास के मैदान। बच्चों, घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं और घास के मैदानों के बारे में जानकारी लेते हैं। घास के मैदान, घास छोटी जड़ों वाली प्राकृतिक वनस्पति है जो विभिन्न जलवायु में उग जाती है। घास के मैदान उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है, जबकि दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को लानोज और पंपास कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान विभिन्न महाद्वीपों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशिया में स्टेपीज तथा ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के विशाल मैदानों को गेहूं की फसल बोने के लिए साफ किया जा चुका है। और अब है कटीली झाड़ियाँ। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पति में कटीली झाड़ियाँ और पौधे आते हैं। कम वर्षा होने के कारण कुछ क्षेत्रों में वनस्पति बिल्कुल नहीं उगती। इन क्षेत्रों में नागफनी, बबूल, कीकर आदि के कुछ वृक्ष होते हैं। कैक्टस भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण पौधा है। इन वृक्षों की जड़ें सामान्यतः बड़ी तथा अधिक गहरी एवं मोटी होती है, जिससे धरती के नीचे अधिक गहराई तक जाकर पानी ग्रहण कर सके। पत्तियां साधारणतः छोटी होती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। भारत में इस प्रकार की वनस्पति राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और अब है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति यूरोप, एशिया तथा उत्तर अमेरिका के उत्तरी भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में बहुत ठंडी जलवायु पाई जाती है। तापमान अधिकतर 0 से भी कम होता है। सिर्फ कुछ अवधि के लिए ग्रीष्म ऋतु होती है। वृक्ष इस ऋतु में जीवित रहते हैं क्योंकि तापमान कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होता। प्राकृतिक वनस्पति में साधारणतः लाइकेन, काई, फूलों के पौधे तथा झाड़ियाँ इत्यादि पाई जाती हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पति हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में पाई जाती हैं, जहां इन्हें क्या बोलते हैं? अल्पलाइन वनस्पति कहा जाता है। और अब है
वन्य जीवन। जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की भिन्नता के कारण संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। आर्द्र और उष्ण जलवायु में अनेक प्रकार के जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जानवर हैं हाथी, चीता, शेर, लंगूर, बंदर, हिरन, चीतल, गैंडा, जंगली भैंसा इत्यादि। ज़ेब्रा, हिरन, चीता, शेर, लोमड़ी और खरगोश इत्यादि ज़्यादातर खुले घास के मैदान में पाए जाते हैं, जहां इन्हें घूमने के लिए खुला स्थान मिल जाता है। ठंडे टुंड्रा क्षेत्रों में फर वाले यानी कि बाल वाले जानवर जैसे भालू, लोमड़ी, रेनडियर, बर्फीले तेंदुए और कस्तूरी हिरन इत्यादि पाए जाते हैं। भारत में वन्य जीवन। भारत में वन्य जीवन पढ़ते हैं बच्चों। प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ 99,000 से अधिक जानवरों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में 1200 से अधिक पक्षियों की और 2500 मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हाथी आसाम के उष्ण तथा आर्द्र वनों में, कर्नाटक और केरल में भी पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा असम और पश्चिमी बंगाल के दलदल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भारतीय शेर का प्राकृतिक निवास गुजरात के गिर वनों में है। बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। कच्छ की खाड़ी तथा थार मरुस्थल में गधे पाए जाते हैं। बड़ी संख्या में हिरन, तेंदुए, बंदर, लंगूर, लोमड़ी, गीदड़ भी भारत में पाए जाते हैं। याक, भालू, जंगली भेड़, बर्फीले तेंदुए इत्यादि हिमालय के ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और अब है वन्य जीवन संरक्षण। वन्य जीवन संरक्षण वनस्पति तथा वन्य जीवों का अत्यधिक उपयोग के कारण हमारा पारिस्थितिक तंत्र अनियंत्रित हो गया है। बड़ी संख्या में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव लुप्त हो गए हैं और कुछ अन्य लुप्त होने की कगार पर हैं। इन जीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। समय समय पर जानवरों तथा पेड़ पौधों की गणना की जाती है, जिससे इनकी वर्तमान स्थिति को ज्ञात किया जा सके। बाघ तथा गैंडा जैसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र, पक्षी संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं। वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों के बहुत से लाभ हैं। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी प्राकृतिक वातावरण में निवास कर सकते हैं तथा प्राकृतिक सुंदरता भी बनी रहती है। कुछ मुख्य जैव संरक्षण क्षेत्र हैं नीलगिरी दक्षिणी भारत में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय, मनस असम में, सुंदरवन पश्चिमी बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सिमिलीपाल ओडिशा, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश और कंचनजंगा सिक्किम इत्यादि। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड और काजीरंगा वन्यजीव आरक्षण क्षेत्र असम भी प्रसिद्ध हैं। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। हम सभी को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए तथा प्राकृतिक पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। बच्चों, इसके साथ हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है और अब है कुछ याद रखने योग्य बातें। सबसे पहले है याद रखने योग्य बातें। प्रकृति द्वारा होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक प्रक्रियाएं, बाहरी प्रक्रियाएं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अपर्दन की क्रिया अधिक होती है। स्थलाकृति के अपर्दन से बने छोटे छोटे कण शैलों की परतों के रूप में समुद्र की तलहटी में जमा होते रहते हैं। अवशिष्ट मृदा वह पदार्थ है जो अपने मूल स्थान पर ही मृदा के रूप में बदल जाता है। अपक्षय, अपर्दन तथा निषेक्षण बाह्य क्रियाएं हैं। तो इसके साथ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ और बच्चों, इसका जो अभ्यास कार्य है वो आप पाठ को एक बार फिर से करके स्वयं करेंगे और इसके साथ ही हमारे पाठ समाप्त होता है। आभार।